पिक्चर चालू करो बे। ब्रिजमोहन जी जरा बता दीजिए, मैंने आज कहा कि विश्व विजेता मोदी 2022 का जो साल रहा वो नरेंद्र मोदी के नाम रहा। ग्लोबल लीडर्स में नरेंद्र मोदी ने एक नई पहचान अपनी बनाई है कि दुनिया मोदी को सुनती है। ब्रिजमोहन जी आप सुनते हैं? नहीं। आपने जो प्रश्न रखा है, ये प्रश्न जब मैं विश्व के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन जब मैं अपने भारत की तरफ से देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारा ये बिल्कुल वैसी बात है कि मेरा एक रिश्तेदार बहुत पैसे वाला हो लेकिन मैं घर पे भूखा रहूं, तो जो एक मन में कुंठा पैदा होती है, ये वही वाला मुद्दा है। मैं अभी तलाश रहा हूं कि कहाँ है मेरी बुलेट ट्रेन जो 2022 में आनी थी। मैं तलाश रहा हूं कि कहाँ है मेरे वो सारे लोग जिनको कि 2022 तक मकान मिलने थे। कहाँ है मेरे वो सारे घर जिनमें कि 2022 तक हर घर को रोशन होना था। नहीं, अभी और सुनिए। कहाँ है मेरे वो लोग, क्योंकि हम 80 करोड़ लोगों को आज भी वो इस हालात में नहीं है कि वो अपना राशन खरीद सके। देश उनको 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। तो इन सारी चीजों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपका जो महाभारत है ये वाकई महाभारत है और इस पर सारे लोगों को बहुत ही गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए। अच्छा, ये बात सच है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर अपनी एक छवि बनाई है। आप कह रहे हैं देश भूखा है, मुझे आप कह रहे हैं कि देश में कई सवाल हैं। देखिए आज तो केक मैं आपके लिए भिजवाऊंगी, आज मैं न्यू ईयर का केक आपके लिए भिजवाऊंगी ब्रिजमोहन जी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए आपने जो सवाल उठाए, आपको लग रहा है भारत में इतनी दिक्कतें हैं, भारत में इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन जो विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी की जो तारीफ होती है वो एक मंच से नहीं आती है सर, अलग अलग मंचों से आती है। उसके बावजूद आप ये कहते हैं, जब आप देश में जब लोग सवाल उठाते हैं तो जो व्यक्ति देखता होगा वो सोचता होगा हर तरफ तो तारीफ होती है, लेकिन सियासी दल एक बार भी तारीफ के लिए मुंह नहीं खोलते हैं। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने तारीफ तो की, मैंने कहा तो कि विश्व पटल पर जब देखते हैं आदरणीय मोदी जी को, उनका जो प्रतिभा देखते हैं, उनका जो वाहवाही देखते हैं तो मन बड़ा खुश होता है। लेकिन जब मैं अपनी घर की तरफ देखता हूं तो मन में कुंठा पैदा होती है। मैंने उसका हवाला दिया और मैंने आपको यह बताया कि मैं सारी चीजों को देश में तलाश रहा हूं, क्योंकि वो सारी चीजें जिनकी घोषणा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो मैं भी तो आखिर देखता हूं ना कि वो सारी चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं। 2014 से पहले ना हमारी उम्मीदें मरी हुई थी और ये बात मुझे लगता है इस देश की हर जनता को मालूम है और उनको एहसास भी इतनी जल्दी भूले नहीं है। तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कि वो उम्मीदें मरी हुई थी, साल दर साल आते चले गए, लेकिन उम्मीदों की जो किरण थी ना वो बुझती चली गई। ये पहली बार 2014 के बाद लोगों ने महसूस किया कि नया साल मेरे लिए कुछ नया लेकर के भी आ सकता है। नहीं तो आपने तो देखा था बसों में, ट्रेनों में, चर्चाओं में, और तो छोड़िए बॉलीवुड की मूवीज के अंदर जहां से इनको काफी समर्थन मिलता है वहां पर भी ये बोला जाता था कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हमको सिखा दिया। उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, देश की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया और बार बार दिया, तो केवल देश नहीं विदेशों के अंदर उनका डंका बजा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नरेंद्र मोदी को हटाने का और कोई पैतरा काम नहीं कर रहा है तो सवाल उठाते रहो। अनुज जी मैं आ रही हूं, राजीव जी इसके बाद आ रही हूं आपके पास। देखिए, प्रश्न किसी को हटाने या बनाने का नहीं है। प्रश्न इस समय देश के ऊपर जो संकट चल रहा है सुचारिता जी, उस संकट से जूझने का है। जिस तरह से 9 वर्ष हो गए इनकी सरकार को चले हुए, 2022 में बहुत सारी चीजों की इन्होंने एक डेडलाइन बनाई थी, क्योंकि हम 2022 तक सपनों का जो भारत इन्होंने दिखाया था वो सब पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है भी ये 6 घंटे बचे हैं 2022 पूरे होने में। शायद हो सकता है कि जो बची हुई इनके सपने जो उन्होंने दिखाए थे शायद अभी घोषणा हो जाए, लेकिन जिसकी कहीं कोई देशवासी उम्मीद नहीं कर रहा है। सवाल ये देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो अगर हिंदुस्तान की विजय पताका पूरी दुनिया में लहराए, विपक्षियों पर हम भारी पड़े, तो ये भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात में कोई इंटरप्ट नहीं करे। मैंने सबको सुना है। अभी मैं जीडी बख्शी साहब को भी सुन रहा था। 1962 के पहले हिंदुस्तान की आजादी के तुरंत बाद
भारत पर कबायलियों का आक्रमण हुआ पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर, लेकिन भारत की भूमि धन्य है। ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लड़ाकों के नेतृत्व में हमने कबायलियों को और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। 62 में ठीक है हम कमजोर थे और हमारा मुकाबला चीन जैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र से था, लेकिन हमारी सेना ने काफी जांबाजी के साथ लड़ा और 65 में हम पाकिस्तान को कहीं ना कहीं घुटनों पर खड़े करने, घुटनों पर बैठ जाने की स्थिति में ला चुके थे। अब चूंकि उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ ताशकंद में, लेकिन उसके बाद 1971 में जनरल जुडीस बख्ती भी मानते हैं कि 13 दिन में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो उस समय ये तो हम सब मानेंगे कि उस समय का नेतृत्व या तो पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था या श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था। और कारगिल के समय भी भारतीय सेना ने काफी अच्छा काम किया और हम लोग स्वर्गीय वाजपेयी को भी नहीं भूल सकते। तो इस देश से कई ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने अलग अलग कालखंडों में इस देश की अगुवाई। राजीव जी, उसे लेकर कोई सवाल नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि अब एजेंडा ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी को घेरो। भले ही एक ऐसा नेता आपके पास है जो वैश्विक मंच पर जिसकी तारीफ कर रहा है, दुश्मन भी तारीफ करने के लिए मजबूर है, लेकिन देश में मजाल है कि कोई तारीफ कर ले राजनेता, क्योंकि उन्हें लगता है तारीफ करेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे। अगर मोदी की तारीफ कर दी तो फिर राजनीतिक लड़ाई तो उन्हीं से जीतकर सत्ता में आना है। खत्म, बाय बाय।